नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बड़ी खबर में अब बात करेंगे 4 बड़ी खबरों की और पहली बड़ी खबर सरपंचों के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी हुई है, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने सरपंचों के साथ समारोह को संबोधित किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर हिसार एयरपोर्ट से जुड़ी हुई है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। वहीं तीसरी बड़ी खबर की बात कर ले तो प्रदेश में खाद की किल्लत से जुड़ी हुई है और चौथी बड़ी खबर पानीपत में रिश्वतखोरी के खेल के भंडाफोड़ होने का है। पानीपत के इसराना में विजिलेंस टीम ने सहायक फोरमैन को 6000 रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जिसमें हम अगले आधे घंटे बात करने वाले हैं। आज नवनियुक्त सरपंचों को सीएम मनोहर लाल ने संबोधित किया है, शपथ दिलाई उन्हें, और साथ ही आपको बता दें कि हिसार में बनने वाला एयरपोर्ट का काम जल्द पूरा होगा रनवे का काम। तो वहीं आपको बता दें कि इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पहुंचे। साथ ही आपको बता दें खाद की किल्लत से किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। कई जगह पर हरियाणा की बात कर ले तो किसानों को सरसों की बिजाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खाद की किल्लत से लगातार किसान परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं चौथी बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि रिश्वतखोर फोरमैन गिरफ्तार किया गया है। बिजली का बिल कम कराने को लेकर रिश्वत की मांग की गई थी। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम अगले आधे घंटे नजर बनाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और पहली बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां पर सीएम मनोहर लाल ने पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित सदस्यों की शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र का प्रारंभिक स्वर्ण पंचायतों से शुरू होता है। 2016 में चीन दौरे पर जब हमने उस सरकार से 2016 के पंचायत चुनाव का आंकड़ा शेयर किया तो वो भी हमारे आंकड़ों को सुनकर हैरान हुए। हमारे वेदों में भी पंचायतों और लोकतंत्र का जिक्र है। 2015 में हमने पढ़ी लिखी और साफ छवि की पंचायतों का फैसला किया। हमने 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया, 8% बीसीए को भी प्रतिनिधित्व दिया है। और साथ ही सीएम ने कहा कि हमने पंचायतों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ करने के लिए फैसला किया और निर्वाचित पंच सरपंचों को 300 करोड़ रुपए की इनाम राशि दी। साथ ही सरकार बिना किसी भेदभाव के काम कर रही है और उसी तर्ज पर पंच और सरपंच भी काम करें। पूरे क्षेत्र का और परिवार मान करके ही आय इनकम कैसे बढ़े। हमारे यहाँ जो स्टाम्प ड्यूटी का 2% का पैसा है, उसमें 1% का पैसा सीधा पंचायतों को, पंचायत समितियों को और जिला परिषदों के खातों में जाएगा और शेष 1% जहां कम रहेगा वहां भी देने का प्रावधान हमने किया है। प्रदेश सरकार उन्हीं गांवों में और जिला परिषद पंचायत समितियों में वो पैसा 1% बांटेगी जहां की अपनी आय बहुत कम है, ताकि विकास के काम में वो भी पीछे न रह सकें। हमने इसी प्रकार 2% जो बिजली के बिल हैं, इसके ऊपर भी एक सेस लगाया है, ताकि वो लाभ भी गांव की जो बिजली के खर्च हैं वो सारे उसमें से निकल सकें। तो हर बिल का 2% का पैसा वो भी सब गांव में जाएगा। इस बार जैसे पंचायतें सर्वसम्मति बहुत सी चुनी गई हैं, उनके लिए भी हमारे मंत्री जी ने जैसे बताया है, ग्राम पंचायत सर्वसम्मति से 11 लाख रुपया, सरपंच सर्वसम्मति से 5 लाख रुपया और पंच जितने भी सर्वसम्मति से चुने जाएंगे सबके 50-50 हजार रुपया और पंचायत समिति का सदस्य 2 लाख रुपए, जिला परिषद का सदस्य 2 लाख रुपए, ये प्रावधान भी हमने किए हैं ताकि ये पैसा गांव के विकास में सीधा सीधा काम आ सके। और देखिए कितना बड़ा लाभ गांव के लोगों ने इसमें उठाया है। जैसा बताया गया कि 40,000 से ऊपर लोग सर्वसम्मत चुने गए हैं और लगभग 300 करोड़ रुपया ये राशि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस विकास के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। मित्रों, गांव की एकता, इसको भी हमको बनाकर रखना, सुनिश्चित रखना है। सामान्यतः पंचायतों के चुनाव में या कोई भी चुनाव हो, उसमें कुछ गुटबंदी भी सामने कभी कभी आ जाती है। अच्छी बात तो यह है कि 60% सर्वसम्मति होने के बाद शेष 40% जो पंचायतें हैं उनकी ही ये चिंता का विषय हो सकता है। हरियाणा में हम सारे समाज को एक करके जैसा देखते हैं, बिना किसी भेदभाव के, कहीं से भी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का कोई विधायक चुन के आता है, हम वर्ष भर में अथवा 5 वर्ष के जो विकास कार्य हैं बिना किसी भेदभाव को वहां करते हैं। मेरा यही एक निवेदन आपसे रहेगा कि हम भी अपना जो चुनाव क्षेत्र है, चाहे वो पंचायत का
सरपंच का पूरा गांव होता है, बाकी सबके अपने अपने वार्ड होते हैं। अब आगे चल करके जिला परिषद पंचायत समितियों में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन बनेंगे, उनका भी पूरा क्षेत्र, वहां की जनता उन सबको अपना परिवार माने और परिवार मान करके ही हम सबकी सेवा के भाव से और ये काम कर सकते हैं। और बीजेपी प्रवक्ता सत्यव्रत शास्त्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बीजेपी के प्रवक्ता हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। देखिए, कहते हैं कि प्रदेश के विकास की बात कर लें या देश के विकास की बात कर लें तो उसका जो रास्ता होता है वो गांव से निकल कर जाता है। और अब नवनियुक्त सरपंचों को आज शपथ ग्रहण समारोह हो गया है, किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से विकास में भागीदार होंगे ये हरियाणा के? देखिए, वास्तव में जब से भारतीय जनता पार्टी का शासन हरियाणा में आया है, एक कदम आगे ग्रामीण जो हमारी संस्थाएं हैं उनको मजबूत और अच्छे लोग मिले, ये सरकार का प्रयास रहता है। अब आप पिछली बार से और इस बार देखेंगे तो एक अच्छी नई पीढ़ी, जो पढ़े लिखे लोग इस राजनीति से दूर भागते थे, उन लोगों ने गांव की सरकारों को स्थापना करने के लिए मन बनाया और अच्छे काम हो रहे। क्योंकि अब तक बड़ी बड़ी उम्र के लोग रहते थे तो उनको कुछ चीजों की जानकारियां नहीं रहती थी, लेकिन तब जब से पढ़ी लिखी सब पंचायतें बनी है तो वो किस काम को किस ढंग से कैसे कैसे किया जा सकता है, उसमें विकास के आयाम स्थापित होंगे। तो हरियाणा सरकार इस बार काम के लिए प्रतिबद्ध है कि गांव का विकास हो और उसके लिए ही पढ़ी लिखी पंचायतों का गठन करने का मन पिछले वर्ष से हरियाणा सरकार ने किया, भाजपा की सरकार ने किया था। तो आज हरियाणा के प्रदेश भर के सभी सरपंचों को जो शपथ ग्रहण हुआ, मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से भी सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल के माध्यम से इस प्रकार की चर्चाएं तो गांव के विकास को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है, इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए कि अब नई पंचायतों का गठन हो गया है और किस तरीके से आप देखते हैं कि अब किस तरीके से हरियाणा सरकार इसमें मदद करेगी कि ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य गांव में किया जा सके? क्या कुछ योजनाएं हैं नई सरकार की? क्योंकि आगामी समय की बात कर ले तो 24 में विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों है। साथ ही अगर बात की जाए गांव के विकास की तो कौन सी ऐसी नई योजनाएं हैं जिन पर हरियाणा सरकार गांव में विकास करने के लिए मंथन कर रही है? देखिए, 5 प्रकार की चीजें ग्रामीण क्षेत्र के लिए चाहिए और जिनकी उसमें जितनी आगे से आगे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्वावलंबन, स्वदेशी, ये 5 चीजें ऐसी हैं कि गांव के लोगों का विकास इन 5 चीजों के आधार पर होकर चलता है। तो इन्हीं चीजों पर सरकार का फोकस है कि शिक्षा अच्छी रहे, स्वास्थ्य अच्छी व्यवस्था रहे, स्वच्छता का जो मापदंड पिछले काफी समय से चल रहा है वो आगे बढ़े। और हरियाणा के तो गांवों के विकास की आप देखिए, पिछले वर्ष की योजना में ही गांव के 600 तक के रास्ते जो है वो हमने टाइल से डेवलप किए हैं। कुछ काम जो बाकी रह गया वो इन 2.5-3 साल के बीच मुझे लगता है कि सब सरपंच उसके लिए तैयार होंगे। सरकार के पास पर्याप्त ग्रामीण विकास के लिए पैसा है, इसी प्रकार की कोई कमी इसके अंदर रखी जाएगी नहीं। सत्यव्रत जी, कहीं ना कहीं उम्मीद भी यही करता हूं कि जो नई पंचायतों का गठन किया गया है बिल्कुल गांव के विकास के लिए भागीदार बनेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने कहा कि हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा और हवाई अड्डे के निर्माण का कार्य सही दिशा में और उम्मीद से बेहतर चल रहा है और हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए हरियाणा की गठबंधन सरकार प्रतिबद्ध है। महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से हिसार को उन्नति के पर लग जाएंगे और पीढ़ियों तक हरियाणा के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। डिप्टी सीएम आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जननायक जनता पार्टी के 9 दिसंबर को भिवानी में मनाए जा रहे स्थापना दिवस के सिलसिले में पहुंचे थे। मानता हूं 15-16 एकड़ का ग्राउंड है और एक नया रिकॉर्ड मेला ग्राउंड के माध्यम से हरियाणा की धरा पर तो बनेगा, जिसका संदेश देश भर में जाएगा। 5वां स्थापना दिवस है, इसलिए हमारे लिए भी खास है। और जो
पौधा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने आज से 5 साल पहले लगाया था, आज उस पौधे को फल देने वाला वृक्ष हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की मेहनत ने अपने बनाने का काम किया है। चलिए तीसरी खबर की बात करेंगे। और प्रदेश में बेशक यूरिया खाद के पर्याप्त स्टॉक के दावे होते हैं, मगर हकीकत में किसान यूरिया की किल्लत से परेशान हैं। गांव में सोसाइटियों से यूरिया गायब है और सर्दी के मौसम में किसान इधर उधर भटकते हुए देखे गए। ये रिपोर्ट देखिए। में डीएपी के बाद अब यूरिया खाद की किल्लत ने किसानों की नींद उड़ा दी है। सरसों की पहली सिंचाई के समय यूरिया के छिड़काव की जरूरत, लेकिन खाद को लेकर मारामारी मची हुई है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है जो सरसों और गेहूं के लिए अति जरूरी पोषक तत्व माना जाता है। बता दें कि किसानों ने सरसों की बिजाई अक्टूबर माह में ही कर दी थी। सरसों की बीजित रकबा इस बार भी 53,000 हेक्टेयर क्षेत्र को पार कर गया है। सरसों की पहली सिंचाई करने के बाद यूरिया का छिड़काव जरूरी हो जाता है। ऐसे में किसानों के समक्ष अब यूरिया का भी संकट आ गया है। गांव चांदवा से खाद की प्रॉब्लम के लिए खड़े हैं और 3 दिन खाद को आए हुए हो गए। खाद का बंटवारा नहीं कर रहे यहाँ। इसके लिए बहुत 3-4 गांव से परेशान है। प्राइवेट पर भी आ रही है, वो जिंक के लिए बोल रहा है। प्रदेश में पिछले 2 सालों में सरसों का रकबा बढ़ा है, क्योंकि इसका भाव बढ़िया होने के साथ किसानों के लिए ये फायदे का सौदा बनने लगी है। इस वजह से अब किसान गेहूं की बिजाई कम करने लगे हैं। किसान विशेष परिस्थिति या घरेलू पूर्ति के लिए ही गेहूं की बिजाई करने लगे। यूरिया की गेहूं में भी पहली सिंचाई के बाद जरूरत पड़ती है। डीएपी खाद लेने के लिए लोगों को सुबह 6 बजे लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन फिर भी खाद नहीं मिली। बहुत से किसानों को खाद से वंचित रहना पड़ा। किसानों का कहना है कि सरकार को सभी प्राइवेट और सरकारी दुकानों पर यूरिया खाद भेजनी चाहिए, ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। यहाँ खाद की बहुत ज्यादा किल्लत है। खाद आए हुए 3 दिन हो गए, बट नहीं रही है। और प्राइवेट पर जो गाड़ी आ रही है वो बोल रहा है 1 कट्टे के साथ 1 जिंक की थैली लेनी पड़ेगी 300 रुपए की एक्स्ट्रा। वो हम लेंगे तो किस में डालेंगे? हमारे खाद लेने की वो नहीं है और जिंक अलग से दे रहा है वो। तो ये हमारे परेशानी है और सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। तो वहीं किसानों ने बताया कि 20 बैग खाद के साथ किसानों को ना चाहते हुए भी 2 बोतल लिक्विड नैनो यूरिया खरीदनी पड़ती है, नहीं तो यूरिया की पर्ची नहीं मिलती है। इससे किसानों में रोष है और जल्द गांव स्तर पर खाद नहीं पहुंची तो किसान आंदोलन को विवश होंगे। किसानों की मांग है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। तो लगातार किसानों की मांग है कि जो भी खाद की किल्लत है उसको दूर किया जाएगा। फिलहाल स्वामेंद्र हमारे साथ किसान नेता मौजूद हैं। इस पर तमाम बातचीत और चर्चा के लिए सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए, सरकार तो बात करती है, दावा करती है कि हम किसानों की जो हर समस्या है उसका समाधान करेंगे, लेकिन अगर धरातल पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं किसान इस वक्त भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं यूरिया की किल्लत की वजह से। देखिए, यहाँ पर हम अच्छी तरह जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहाँ पे किसानों को हर रोज किसी क्षेत्र को लेकर 2-4 सरकार से होना पड़ता है। आप देखिए 13 महीने जो किसानों का आंदोलन चला दिल्ली की दहलीज के ऊपर, लगता है कि उसका जो सरकार के मन में टीस है कि किसानों जो कृषि बिल वापस लिए, शायद यही कारण है कि सरकार बार बार किसान को तंग करने लगी है। सरकार को खुद मालूम है 300 लाख मैट्रिक टन इस सीजन में जो है खाद की जरूरत पड़ती है। और आपको मालूम होगा कि रबी फसल हो या खरीफ फसल हो, तमाम फसलों के लिए सरकार को पहले ही तैयारी करनी पड़ती है। 8 साल हो गए इस सरकार को हरियाणा प्रदेश में लगातार राज करते हुए। गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी ये हाल है कि आज प्रदेश का जो किसान है आज हाहाकार कर रहा है, त्राहिमाम कर रहा है। आप देखेंगे अभी हाल ही के अंदर हमारे किसान साथियों ने यमुनानगर के अंदर इसी यूरिया को पकड़ा था। बड़े बड़े ट्रक जो है गोदामों में जा रहे थे, वो सीधा सीधा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाते जहाँ पे इसका इंडस्ट्री यूज होता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो खाद है ये बहुत महंगी बिकती है। इसका जो इंडस्ट्री में यूज होता है और यही खाद जब किसान को सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी को बचाने के लिए सरकार एडवांस में उनको
जो है सब्सिडी देती है कंपनी को, और किसान के नाम पर सरकार जो ठगी कर रही है। मैं तो ये कहूंगा ये जो नेगेटिव सब्सिडी है जो खेल सरकार ने रखा है किसान की आड़ में, किसान की जेब में सीधी सब्सिडी आप दे दीजिए, किसान को जितना चाहिए खुद ले लेगा। पर नहीं, सरकार जो है एक तरफ तो ये दिखावा कर रही कि हम किसान हितैषी हैं, दूसरी ओर आप देखिए आज किसान को लाठियां खानी पड़ रही हैं, 2-4 होना पड़ रहा है, यहाँ तक कि पहला प्रदेश बनने जा रहा है जब किसान की बहन बेटियों को बच्चों को थाने में जाके खाद लेनी पड़ रही है। तो इस सरकार का फेल्ड इनकम क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ सरकार को सुध लेनी चाहिए तुरंत। स्वामी इंद्र जी, एक कमेंट में आपका इस पर भी चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए तो जो किसान खाद लेने पहुंच रहे हैं उनको लिक्विड यूरिया भी दी जा रही है कि 10 बोरी अगर आप खाद लेते हैं तो आपको एक पैकेट 300 रुपए का लिक्विड यूरिया भी लेनी पड़ेगी। ये नया फरमान एक तरह से कह सकते हैं। जी जी, देखिए ये जो आप रिपोर्ट कर रहे हैं इसको आप ध्यान से देखेंगे कि जिसमें सरकारी तंत्र के अंदर भ्रष्ट जो है मंत्री शामिल हो चुके हैं, इनके पास ही कोटा है, भले वो आपका किसी भी खाद्य कंपनी का हो, वो तमाम ये जो कंपनियों के जो कोटे इनके पास होते हैं, और इन्होंने नैनो खाद हो या दूसरी खाद के बारे में हम जिक्र करें, ये तमाम ऐसी खादों को किसान के हाथ में 300, 400, 500 रुपए का जो है अतिरिक्त बोझ किसान के ऊपर पर बैग आदि डालना चाह रहे हैं। ये भी किसान को जो है दिक्कत सामने, क्योंकि इसका जो आज समय नहीं, अगर हमारे को आप नैनो देते हैं, नैनो हमारे को जो है धान की खेती में काम आती है, ना कि गेहूं की खेती में आती, ना ही सरसों की खेती में काम आती है। और आज आपको पता होगा कि 5 से 15% जो है कृषि का जो है जो सरसों है उसका जो है क्षेत्र बढ़ गया है, क्योंकि पिछले दिनों जो लगातार बरसातें हुई थी उस वजह से किसान की जो फसल है, आलू की फसल खराब होगी, वो खेत खाली हो गए। ऐसे में जो है गेहूं का समय जा चुका था, किसान को जो है सरसों लगानी पड़ी, पिछली सरसों भी खराब हो गई थी। और बात की जाए तो सरकार ने इस बार जो राशि थी वो भी बढ़ा दी थी, जिस वजह से किसान इस बार सरसों की खेती ज्यादा करते हुए नजर आए। देखिए एमएसपी की अगर मैं हम बात करें, इसके ऊपर सरकार ने भले रेट बढ़ाया है, पर कैपिंग लगा रखी है। किसान की जो फसल है लगभग 10 से 13 क्विंटल प्रति एकड़ होती है। खासकर अगर मैं रेवाड़ी क्षेत्र की बात करूं, दक्षिणी हरियाणा की बात करूं, वहां तो 15-15 क्विंटल तक जो है फसल हो जाती है। मात्र सरकार 7 क्विंटल लेगी। ऐसे में सरकार की तरफ से हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। ये तो मौसम की वजह से किसान ने अधिक जो है फसल इस तरफ मुड़ कर पड़ा, क्योंकि हमारे आलू की फसल खराब होगी, हमारी गेहूं की फसल खराब होगी। ऐसे में मात्र हमारे पास एक विकल्प बचा था सरसों का खेती करने का। और आपको बता देना चाहता हूं, पिछले दिनों और आज की अगर मैं भाव लूं तो आज भी जो है सरसों जो एमएसपी से 600 से 700 रुपए क्विंटल कम बिक रहा है। सरकार ने ये है कि सरकार ने इंपोर्ट जो है पाम ऑयल का बढ़ा दिया है, यानी कि खाद्य तेल के अंदर जो है उसका प्रतिशत 20% सरकार ने वैध कर दिया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जहां उपभोक्ता के साथ के सेहत का खिलवाड़ होने जा रहा है, वहां किसान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सरकार कहती है तिलहन की खेती किसान करे ताकि मेरा पानी मेरी विरासत को किसान लागू कर सके, पानी को बचाया जा सके। हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है जहां पे अधिक जो खेत है वो बंजर होते जा रहे हैं। हमारे पास अपनी नदी है, हमारी यमुना नदी है, अगर सरकार को चैनलाइज कर दे, अभी सरकार ने कहा सरस्वती नदी का भी लिंक किया जाएगा यमुना के साथ और गंगा का पानी भी लाया जाएगा, तो सरकार ना तो सिर्फ वादे करती, काम करती हुए कहीं नजर नहीं आती। और सरकार को चाहिए कि तुरंत ऐसे काम किए जाएं जहां उपभोक्ता को संरक्षण मिले, वहां किसान को संरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सरकार तो तमाम दावे करती हुई नजर आ रही कि हमारे जो अन्नदाता हैं उनको हम किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करने देंगे। तमाम योजनाएं चलाती है, चाहे हम किसान सम्मान निधि की बात कर लें या मेरी फसल मेरा ब्यौरा का बात कर लें, तमाम योजनाएं चलाती हैं और उसके बाद भी ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। बिल्कुल, देखिए आज देश के अंदर क्या स्थिति, खासकर प्रदेश हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बोलती है कि किसान को पोर्टल पे जाना चाहिए, पोर्टल पे काम करना चाहिए। अभी सरकारी आंकड़े हैं कि सरकार के खुद के जो इंटरनेट की सेवा है स्कूलों के अंदर मात्र 30 से 40% है। जब स्कूल के अंदर ही इंटरनेट नहीं है तो सीएससी जो केंद्र होते हैं, गांव क्षेत्र में जो केंद्र होते हैं, वहां किसानों को कितनी समस्या होंगी। यानी सरकारी मशीनरी ही अभी तक इंटरनेट से प्रॉपर नहीं जुड़ पाई है और किसान को पोर्टल जोड़ा जा रहा है। हमारे अब हरियाणा प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद होते जा रहे हैं, डे बाय डे हम देख रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, जा रहे हैं। जेबीटी की जो आगे से परीक्षा नहीं होगी, यानी कि जेबीटी का भी जो स्तर है जो टीचरों का वो बंद कर दिया जाएगा। आने वाले समय में
किस प्रकार से प्राइमरी स्कूल पढ़ पाएंगे, कौशल की बात कर रही है सरकार की कौशल विकास होगा, तो किसान का कहाँ विकास होगा। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं। हमें लगता है कि सरकार जो है किसी को जो है घाटे का सौदा ना करके, मुझे लगता है कि अब आत्महत्या का सौदा करने जा रही है। इससे किसानों को सजग होना पड़ेगा, एकजुट होकर। मुझे लगता है हरियाणा प्रदेश को एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, तभी ऐसी कुंभकर्णी सरकार जागेगी। चलिए स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती समय देने के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए चौथी खबर की ओर रुख करेंगे और इसराना में विजिलेंस टीम ने सहायक फोरमैन को 6,000 रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। बिजली चोरी में लगे जुर्माना कम करने के नाम पर 6,000 रिश्वत लेते सहायक फोरमैन रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि सहायक फोरमैन के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की गई है। आरोपी सहायक फोरमैन इसराना बिजली कार्यालय में कार्यरत है। आरोपी की पहचान महेंद्र सिंह दयानंद निवासी अदियाना के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कुछ दिन पहले बिजली विभाग इसराना द्वारा गांव कुराना में बिजली चोरी पकड़ी गई थी। पानीपत से खबर है जहां पर सहायक फोरमैन रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि बिजली के बिल में कम करवाने को लेकर रिश्वत मांग रहा था, जिसके चलते 6,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया है। रिश्वतखोर विजिलेंस टीम का सहायक फोरमैन रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो बिजली चोरी के मामले में आपको बता दें कि यहां पर बिल को कम कराने को लेकर, जुर्माने को कम कराने को लेकर यहां पर 6,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिस पर आपको बता दें रंगे हाथों फिलहाल सहायक फोरमैन को गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना है, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।